तो नया मॉडल शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि पुराने मॉडल की प्रॉब्लम क्या हो गई। तो पुराना मॉडल था बोहर मॉडल। क्वांटम मॉडल से पहले हमारा मॉडल कौन सा था? बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल में प्रॉब्लम ये थी कि बोहर मॉडल के बाद कुछ दो साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। एक था डी ब्रॉगली और एक था हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी। एक पहली थी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इससे क्या हुआ, इसकी प्रॉब्लम ये हुई, इसने सोचा कि हमारी जो लाइट है, लाइट जो है, ये हमने 10th में भी पढ़ा है, एक बॉक्स के अंदर लिखा था कि लाइट जो है वो वेव की तरह हमें दिखाई देती है, बट लाइट इज आल्सो पार्टिकल। लाइट वेव भी है और ये प्रूव किया था कि लाइट पार्टिकल भी है। ठीक है, तो लाइट जो है, जो वेव लगती थी वो पार्टिकल निकली। तो इस साइंटिस्ट ने बस उल्टा सोचा। उसने सोचा कि जैसे सपोज एक पार्टिकल है, क्रिकेट बॉल, या एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें क्या लगता है? पार्टिकल। हो सकता है वो भी वेव फॉर्म में होता। तो इसने उल्टा सोचा। ठीक है, तो लाइट का हमें पता चला कि वो पार्टिकल है, तो हमने सोचने लगे कि कोई पार्टिकल, छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी वेव की फॉर्म में दिखा सकता है, और इसने प्रूव किया कि वो हो सकता है। बस इतनी सी बात जान सकते। एक्सपेरिमेंट के बाद उसका फॉर्मूला भी सॉल्व करके प्रूव दिया था। ठीक है, तो इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ की अभी हम क्या चीज लेके जा रहे हैं? कोई फॉर्मूला नहीं लेके जा रहे, वो सब कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, वो अभी नहीं। जो नए बच्चे आए मैं उनको बस सिंपल सी एक दो चीजें बता रहा हूँ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहता है कि जो मैटर है, मैटर माने पार्टिकल, वो भी वेव का फॉर्म दिखा सकता है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि इट एक्सप्लेन्स कि इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी अ वेव। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर सकता है? वेव की तरह। तो बोहर के मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी? इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था। क्या माना था? पार्टिकल। पर अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो वो वेव फॉर्म में भी होता है। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कुड बी अ वेव। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? वेव। तो बोहर का मॉडल फेल हुआ क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? पार्टिकल। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड बोहर मॉडल। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। तो बस ये क्वांटम मॉडल लिखो। हेडिंग है आज के टॉपिक की क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मॉडल ऑफ, इसके अंदर फर्स्ट हम लिख रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का क्या ड्रॉबैक है? ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेटर इट वाज फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव एज वेव। हाँ, बस इतना ही, इतना ज्यादा कुछ लिखो। लेटर इट वाज फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आल्सो बिहेव एज वेव। ये किसने फाइंड किया और किसकी थ्योरी से हुआ? उसको ब्रैकेट में लिख लो, डी ब्रॉगली वेव। Later it was found electrons also behave as a wave. ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली वाज द साइंटिस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बात क्लियर है? दूसरी प्रॉब्लम क्या थी बोहर मॉडल में? दूसरी प्रॉब्लम ये थी, एक और साइंटिस्ट ने कुछ और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था हमें कि हम किसी भी छोटे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बता सकते। तो ये एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है एक छोटा पार्टिकल होगा जैसे इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली हम नहीं बता सकते। क्या आप दो चीजें नहीं बता सकते? पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो पर बोहर ने क्या किया था? बोहर ने पोजीशन और वेलोसिटी बोली थी। उसने बोला था कि इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये उसकी पोजीशन है, ये उसकी वेलोसिटी। तो बोहर ने फिर गलत हो गया क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और ये प्रिंसिपल सच था, ये प्रूफ था कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेलोसिटी नहीं बता सकते। तो लिखेंगे सेकंड ड्रॉबैक वाज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, according to Heisenberg's uncertainty principle, we cannot find exact position and velocity of electron. We cannot find exact position and velocity of electron. So it rules out the existence of Bohr's shells. Bohr's in shells की बात कर रहा था, K elements, क्या वो exist करेंगे या नहीं?
नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं हम पोजीशन बता ही नहीं सकते। तो बोर ने कैसे बोल दिया कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये शेल है। शेल उसने बोला था ना कि ए शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एल में घूम रहा है, एम में घूम रहा है, तो उसने एक एग्जैक्ट पोजीशन बताई थी या नहीं? बताई थी। पर हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं या नहीं? नहीं। और हाइजेनबर्ग की बात सच थी, तो इसलिए हमने बोर के मॉडल पे फिर से सोचा कि शायद हम पोजीशन दे ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को। ये वाली बात समझ में? तो इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर शेल्स। ये पॉइंट ऐड करो इसी में। इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर शेल्स। नोट कर लिया? फर्स्ट पॉइंट है, in according to Heisenberg uncertainty principle, we cannot find the exact position and velocity of electrons simultaneously. Of position and velocity of electron simultaneously. We cannot find the exact position and velocity of electron simultaneously. So, it rules out the existence of Bohr shells. Bohr, हाँ? इसने फॉर्मूला दिया था एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और वो फॉर्मूला हम कर चुके डिस्कस, तो बाद में तुम करोगे जब हम चैप्टर 12 करेंगे। अभी तुम्हें बस इसकी समरी जाननी है। समरी ये क्या है? समरी ये है कि बोर का मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव निकला। इलेक्ट्रॉन क्या निकला? वेव। और दूसरा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी हम नहीं बता सकते। दो चीजों की वजह से बोर का मॉडल बिल्कुल ही फेल होने लगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट क्या सही है। तो प्रॉब्लम विद बोर क्या है कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम क्या नहीं कर सकते बोर मॉडल में? वी कैन नॉट टेल द पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट पोजीशन। जैसे सपोज मैं यहाँ पे बैठूं और मैं बोलूं कि हर्ष कहाँ है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसकी पोजीशन बता पाऊं कि कहाँ है? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ये नहीं बता सकता कि शायद वो यहाँ होगा। मतलब एक चीज होती है एग्जैक्ट और एक होती है प्रोबेबिलिटी। एक क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। मैं ये हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं बोल सकता कि हर्ष कहाँ है या इलेक्ट्रॉन, हर्ष इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। बट अब मैं ये तो बोल सकता हूँ शायद 80% चांस है वो अपने घर पे होगा, 20% वो बाहर घूम रहा हो, ऐश कर रहा हो, पर 80% चांस क्या है कि वो कहाँ होगा? घर पे होगा, है ना? तो हम अब एग्जैक्ट पोजीशन की बात करेंगे नहीं। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्यूशन क्या है पहली प्रॉब्लम का? पहली थी दूसरी थी? दूसरी थी। चलो दूसरी ये लिखेंगे अभी अब सॉल्यूशन क्या है इसका। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन को वेव समझना है। ये किसकी वजह से था? ब्रॉगली की वजह से, डी ब्रॉगली। अब इस इलेक्ट्रॉन को वेव समझना है तो समझ लेते हैं ना, वेव भी तो बहुत सालों से है हमारे साथ। वेव को हमने बहुत कुछ पढ़ लिया वेव के बारे में, तो बस हमें करना क्या है? वेव की जगह क्या डालना है? इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी तक हमारे दिमाग में वो इमेज बनी हुई थी, पर उसको चेंज तो हमें करना है ना। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, पीछे बैठो। प्रॉब्लम इज दिस कि इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को वेव मानना है। इलेक्ट्रॉन को क्या मानना है? वेव। तो वेव मान लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमें वेव के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रॉन की वेव कहाँ हो सकती है। वेव को भी तो हम बता सकते हैं कि किस समय पे कहाँ हो सकती है, तो हम इलेक्ट्रॉन को नहीं बता पा रहे, तो शायद वेव से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि शायद प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वेव को ढूंढने की और यहाँ पे नहीं है। तो बस हमें अपनी दिमाग का नजरिया बदलना है, तो हम शायद मॉडल दे पाए नया। तो समझ में आई बात? तो दो प्रॉब्लम्स और दो सोल्यूशन। तो व्हाट आर वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट? वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पोजीशन। हम पोजीशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि पोजीशन हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। तो हम किसकी बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी। किसकी बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी। दूसरी बात, हम ये नहीं मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, हम ये भी मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव। ये दो चीजें करनी है। तो ये सॉल्यूशन तुम्हें लिखना है तो लिख लो, तुम्हें समझने में ज्यादा आसानी होगी आगे वाली बात। तो तुम बोलो सॉल्यूशन 1 इसको कर दो, 2 इसको, क्योंकि तुमने ऊपर प्रॉब्लम लिखी है ना, जो ड्रॉबैक्स लिखी है, तो उनको प्रॉब्लम बना दो। वो प्रॉब्लम 1 और 2 और ये सॉल्यूशन 1 और 2। प्रॉब्लम्स क्या थी? जो दो प्रॉब्लम्स लिख ली तुमने, अब उनके सॉल्यूशन लिख रहे हो कि उनको हम कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको 1 बना लो, उसको सॉल्यूशन 2 बना लो। ठीक है,
solution 1, solution 2. साफ साफ करना है इस बार, ठीक है, और रेजिस्टेंस नहीं बदलने देंगे। से काफी फिजिक्स में तो आई थी, केमिस्ट्री का सुना था, भी पता नहीं मुझे। अच्छा, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ठीक है, अब नए मॉडल में इलेक्ट्रॉन की पीछे नहीं भागना कि वो पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं समझना, उसे वेव समझना, ठीक है। अब हम नए मॉडल पे चलते हैं। तो पहली बात तो ये कि एक वेव की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी है, पोजीशन की वो कहाँ हो सकती है वेव, तो उसको कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक वेव अभी यहाँ है फिर वहाँ है, अभी यहाँ है फिर वहाँ है, वेव ऐसे होती है, तो कहीं पे वेव कहाँ पे है किस समय पे हम कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, पर इसके लिए बता सकते हैं विद अ वेव फंक्शन। किसकी हेल्प से? वेव फंक्शन, क्योंकि वेव अपना पोजीशन चेंज कर रही है या सेम रख रही है, चेंज कर रही है, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो खुद भी चेंज हो वेव के साथ। तो हम मैथ्स में ये पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ लिए तुमने मैथ्स में, फंक्शन एफ(x), पॉलिनोमियल्स में तो पढ़ा है बचपन में, ठीक है। सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसको एक फंक्शन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मैथ्स का फंक्शन है। अच्छा, अब सपोज मैं यहाँ पे x की जगह टाइम डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ? और मैं देख रहा हूँ ये वेव कब चली, जब भी चली, और ये फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे टाइम डाला तो मुझे उसकी पोजीशन मिलेगी, क्या मिलेगी? मैं तुम्हें बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है, कैसे अप्लाई करना। फंक्शन क्या होता है, जैसे मुझे पता है वेव हर समय पे एक जगह तो नहीं है, पार्टिकल की तरह वो चलती जाती है, तो हमें एक वेव का फंक्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फंक्शन, जिसमें मैं वैल्यू डालूं और आंसर मिले कि वो कहाँ है। मतलब जैसे मैं t डालूं, अगर t की वैल्यू 1 डालूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 डालूंगा तो ऐसे चल, अगर मैं बोलूं हर समय के साथ साथ उसकी पोजीशन बदल रही है, और उसकी पोजीशन नहीं बता पा रहा मैं, पर एक फंक्शन की हेल्प से आइडिया लगा पा रहा हूं कि किस समय पे वो कहां होगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो ये मैथ्स का फंक्शन होता है। व्हाट इज दिस? इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो फिजिक्स से छोड़ के मैथ्स में आ रहा है, केमिस्ट्री में। पॉइंट इज दिस कि मैथमेटिकल फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन मैं वैल्यू क्या डालता हूं उसके अंदर। क्लियर है भाई? तो ऐसे ही फंक्शन चाहिए और उसको हमने एक सिंबल दे दिया, त्रिशूल सा बना दिया, और इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं? साई, मतलब ये वाला साई नहीं है, पर ये साई का मतलब है वेव फंक्शन। क्या मतलब है? वेव फंक्शन, मतलब एक सिंबल है। इस फंक्शन से मुझे पता चलेगा कि किस समय पे इलेक्ट्रॉन कहाँ। इट इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल फंक्शन। हाँ, कि वो कहाँ पे, किस जगह पे हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि वो एग्जैक्टली। तो हमें अब क्या ढूंढना है? वेव फंक्शन। क्या ढूंढना है? ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ढूंढने के लिए पहली चीज क्या चाहिए? वेव फंक्शन। ये वाली बात क्लियर है? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम शायद तुमने जोक्स या कार्टून्स में भी पढ़ा होगा, तो समझ ना आया उसकी प्रॉब्लम, वो है स्क्रॉडिंजर्स कैट, स्क्रॉडिंजर, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना? चलो सुनो भी आगे जाके। तो स्क्रॉडिंजर ने इक्वेशन निकाली जिससे हम वेव का वो बता सकते हैं कि वेव कहाँ पे है। तो स्क्रॉडिंजर ने एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन का बस हमें कोई मैथ्स का फार्मूला यूज नहीं करना, बस उस इक्वेशन को थ्योरेटिकली जानना है। तो क्योंकि क्यों थ्योरेटिकली दिखाना है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो उसने एक इक्वेशन दी, h psi is equal to E psi। उसने क्या है? ऊपर क्या बनाया है? हाँ, h के ऊपर एक एरो है, ठीक है। तुम ये बनाओ, ये है स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर, हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं? वेव फंक्शन। क्या ढूंढना चाह रहे हैं? कि कब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वो किससे पता चलेगा? वेव फंक्शन, ठीक है। और उसके लिए इक्वेशन किसने दी? स्क्रॉडिंजर ने। किसने दी? स्क्रॉडिंजर ने, ठीक है। फोन किसका बंद करो। स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन लिखिए, ये लिखो पहले, h psi is equal to E psi, h psi is equal to E psi। psi की का सिंबल है, स्पेलिंग psi तो तुम बोलते वक्त psi बोल सकते, ठीक है, पर
इट्स एक्चुअली उसका सिंबल है साई, एच साई इज इक्वल टू ई साई। कट नहीं जाएगा, वही मैं वेट कर रहा था इसमें। तो एच, ये अगर मैथ्स में हम नॉर्मल ऐसा कोई फंक्शन देखें तो साई से साई कट जाना चाहिए, पर ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तुमने ये लिख लिया एच साई इज इक्वल टू ई साई। अच्छा अब देखो, ये तो तुम्हें बच्चों वाली बात दे रखी है, एक्चुअल में ऐसी थोड़ी दिखती थी इक्वेशन, एक्चुअल में कैसी दिखती है? एक्चुअल में इक्वेशन ऐसी दिखती है, ये जो भी छोटा सा पार्ट ऐसी दिखती है। तो पॉइंट इज दिस कि इस इक्वेशन का हम नॉर्मल फॉर्म नहीं देख पाएंगे, ना कर पाएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट रिक्वायर्स हायर मैथ्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इस इक्वेशन को ऐसे ना लिखे, एनसीईआरटी ने जैसे दी है हम वैसे लिखेंगे, और क्योंकि इससे कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, क्योंकि तुम इसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो टेंशन की बात ही क्या है। तुम्हें बस एक याद रखना है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, एच साई इक्वल टू ई साई। इसमें जो ये मैथ्स का नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन में साई साई कट जाता है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम लिख लो, सो साई एंड साई डज नॉट कट, ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, तो जब तुम मैथ्स कर लो 11 12 की, तो शायद तुम थोड़ा बहुत इसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अच्छा तो वापस आते हैं, तो तीन चीजें हमें समझना फिर भी है, चाहे हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारा मोटिव है कि हम उसे समझें। तो इक्वेशन क्या थी, एच साई इज इक्वल टू। अच्छा अगर कोई इक्वेशन मैथ्स की इक्वेशन भी हो, सपोज ये y इज इक्वल टू, जो हम नॉर्मल फॉर्म जानते हैं उसी से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। इसमें अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या डालना है, x की वैल्यू डालूंगा, y की वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना? तो कोई भी इक्वेशन तभी सॉल्व होती है जब मैं एक चीज डालूं तो दूसरी चीज मिलती है। यूजुअल इक्वेशंस में एक चीज डालने से एक ही मिलती है ना, पर इस इक्वेशन में हम सिर्फ एक चीज डालते हैं, ये है हैमिल्टोनियन फंक्शन। तो h क्या है, h इज हैमिल्टोनियन फंक्शन। h के ऊपर जो डैश है इसको नीचे लिखो, h इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन फंक्शन। दूसरी चीज जो इस इक्वेशन में आ रही है वो है E, जिसे बोलते हैं एनर्जी स्टेट्स, और तीसरी चीज जो आ रही है इस इक्वेशन में वो है साई। तीन चीजों को लेबल करते हैं, h जो हैमिल्टोनियन फंक्शन, E एनर्जी स्टेट्स एंड साई इज द वेव फंक्शन। अब ये चीज है क्या, H हैमिल्टोनियन, E एनर्जी स्टेट्स और वेव। तो हमने क्या बोला अभी, y इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन फंक्शन के नीचे लिखते हैं, इट इज अ फंक्शन दैट वी क्रिएट। ये क्या करते हैं, हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या डालना होगा, x। तो अगर मुझे h psi इज इक्वल टू e psi सॉल्व करना है ये इक्वेशन, तो मुझे कुछ इस इक्वेशन में डालना होगा या बिना डाले हो जाएगी सॉल्व? कुछ वेरिएबल मुझे डालना पड़ेगा तभी सॉल्व होगी। ये h वो चीज है समझ, जिसको हम बना के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तभी ये इक्वेशन सॉल्व होती है। अभी h बनी किस चीज से, ये इलेक्ट्रॉन की जो जो एनर्जीज हम जानते थे उससे बनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन सबको कैलकुलेट करके हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन को इस इक्वेशन में डालते हैं, इस इक्वेशन में डाल दिया हैमिल्टोनियन फंक्शन प्रिपेयर करके, तो इस इक्वेशन से कुछ वैल्यूज मिलेंगी। और वैसे एक मैथ्स की नॉर्मल इक्वेशन में एक चीज डालने से एक ही इक्वेशन में सॉल्व होता है, पर ये हमें पता है y x + 2 + z हो, तो मैं अगर x डाल दूंगा तो मुझे y नहीं मिलेगा जब तक मेरे को z नहीं मिलेगा। पर क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है तो h डालने से मुझे दोनों चीजें मिल जाती हैं इस इक्वेशन में, e भी और psi भी। मतलब मैं डालता क्या हूँ इस इक्वेशन में, h, और मुझे मिलता क्या है, psi और e दोनों मिलते हैं। सर h इज अ कांस्टेंट, h हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, कोई फर्स्ट शेल में जा रहा है तो फर्स्ट शेल की अलग एनर्जीज होंगी, सेकंड शेल की अलग होंगी, जहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अलग होगी। तो हम जो एनर्जीज हम वो कर सकते हैं कैलकुलेट, वो हम पुट करते हैं h में, और फिर उसके बाद e और psi की वैल्यूज निकालते हैं। अब e और psi की जो वैल्यूज निकालते हैं उनका क्या फंक्शन है, psi को तो हम जानते हैं, psi क्या था, वेव फंक्शन। psi हमें आइडिया देता है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, psi क्या आइडिया देता था कि वेयर कैन इलेक्ट्रॉन बी, और e हमें बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो। ठीक है,
ये जो कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर किसी ने समझा दी तो मतलब स्कूल में या कहीं पे भी तुम्हें समझाया तो मुझे बता दो कैसे समझाया। ये कहानी टीचर स्किप कर देते हैं, कोई कुछ समझाता नहीं है क्योंकि ये समझाने वाली बात ही नहीं है, इतना फंडामेंटली हम नहीं बता सकते जब तक हम उसे सॉल्व नहीं करते। तो अब मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ उसको एक बार सुनो क्योंकि ये कभी कोई एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो बस ये पूछेंगे व्हाट इज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, तो तुम्हें डालना है h psi = e psi और उसकी लेबल कर देना कि h क्या है, psi क्या है, e क्या है। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद इसको भी भूल जाएंगे क्योंकि ये भी नहीं आएगा एग्जाम में। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी कोई डाउट है, एम्पिरिकल डाउट्स है तो पूछो कि भाई कैसे हम करेंगे। अगर तुम मुझसे पूछोगे हैमिल्टोनियन फंक्शन कैसे बनाना है तो वो हम नहीं बना पाएंगे इस पॉइंट पे क्योंकि वो इक्वेशन को तुम खुद ही देख चुके हो कि वो कैसी दिखती है, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें इसको ऊपर से समझना है एंड यू विल सॉल्व दिस इन हायर क्लासेस। जब तुम कॉलेज में जाते हो, अगर तुम साइंस लेते हो कॉलेज में भी तो तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। छोड़ना मत साइंस। अब तीन चीजें थी, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ साई की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि जब हम इक्वेशन में जैसे x डालते हैं तो y की वैल्यू चेंज होती है, वैसे ही हम h डालेंगे, जो x डालेगा उसके हिसाब से e और साई की वैल्यू चेंज होगी। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, ये तीनों चीजें लिखी हैं तुमने कि ये तीनों का मतलब क्या है और इनके नीचे जो लिखा है वो लिख लिए एनर्जी स्टेट्स और इनको लिखते हैं, ये h था, ये e था, वो psi था। जल्दी से ये तीनों को लेबल करके ये तीनों क्या आइडिया देते हैं ये लिख लो, फिर हम क्वांटम मॉडल शुरू करते हैं। Hamiltonian function is a function that we create, हम बनाते हैं using the energies that we know already कि इलेक्ट्रॉन में कौन सी काइनेटिक है, कितनी पोटेंशियल है, वो सब पुट करके एक फंक्शन हम बनाते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होता है, इसको डालते हैं तो इक्वेशन हमें दो चीजें देती है E और psi। मुझे समझ आ रहा है? ठीक है, अभी तो नहीं विश्वास उठा साइंस से, अभी उठ गया है? बोलो बोलो, उठा नहीं उठा? चल जाएगा अभी थोड़ा टाइम और, ठीक है। समझ कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। अच्छा देखो, कुछ भी नहीं है, डरने की बात नहीं है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं तो शायद थोड़ा दिमाग में और क्लैरिटी मिलेगी। क्या हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं? नहीं। ड्यू टू व्हिच प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम नहीं ढूंढ सकते, तो हम नहीं ढूंढेंगे। तो हम क्या ढूंढेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्या ढूंढेंगे? कि इलेक्ट्रॉन शायद कहां पे है, हर शायद अपने कमरे में हो, तो हम 80% चांस से बोल सकते हैं। तो दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन को पोजीशन मानेंगे या वेव, पार्टिकल या वेव? वेव भी मानेंगे उसको, ठीक है। वेव को ढूंढने के लिए हमें उसका एक फंक्शन चाहिए होता है जिसे क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का सिंबल क्या है? साई। साई हमें ढूंढना है, तो स्क्रॉडिंजर ने एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन क्या है? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन इज h psi is equal to e psi। इस इक्वेशन में हम क्या डालें? हैमिल्टोनियन फंक्शन हम डालें और हमें क्या मिलेगा? e और psi। क्या मिलेगा? e एंड psi। e हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा और psi हमें पोजीशन का आइडिया दे देगा, ठीक है, कि वो शायद इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा। ठीक है, क्लियर है? पीछे से कोई कंसेप्ट नहीं है, तो बिल्कुल न्यू टॉपिक है, तो पीछे से कुछ भी लिंक नहीं है इस चैप्टर का जो टॉपिक शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी के बाद हमें स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को भी भूल जाना है, क्योंकि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को हमें अब कुछ सिंपल टर्म्स में समझना है। कैसे समझना है? सिंपल टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम जब y is equal to x, तो y is equal to x plus 2 है ना, तो इसमें you find solutions of x and y प्रॉब्लम्स निकालते हो। तो हमने जब h psi is equal to e psi को सॉल्व किया बार बार h psi e psi को साइंटिस्ट ने सॉल्व किया बहुत बार, फर्स्ट शेल के लिए किया, सेकंड शेल के लिए किया, थर्ड शेल के लिए किया, जहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग हो सकता था वहां पे हमने ये सॉल्व किया। तो वहां पे सॉल्व किया तो उससे हमें क्या क्या मिलता था? e और psi की वैल्यू, हमें e और psi के सॉल्यूशन मिलते रहे। क्या मिलते रहे? सॉल्यूशन मिलेंगे इक्वेशन के। अगर मैं वैल्यूज डालूंगा तो इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, हाँ या ना? मिलेंगे, ठीक है। अब वो सॉल्यूशंस को हमने सिंपल टर्म्स में, ताकि हम जैसे लोग समझ पाए जिनको इतनी मैथ्स नहीं आती, वो उनको बोल दिया उनके सॉल्यूशन को। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दिया? क्वांटम नंबर्स। क्या नाम दिया? क्वांटम नंबर्स। यहां से चीजें आसान होती जाएंगी, अब पक्का आसान हो जाएगी, कंफर्म। देखिए क्वांटम नंबर्स, हमने
स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया, क्या किया, सॉल्व उसके सॉल्यूशंस लिए और उसके सॉल्यूशंस को नाम दिया क्वांटम नंबर। उसके सॉल्यूशन क्या बताएंगे कि वो कहाँ है, साई बताएंगे और वो ई बताएंगे। तो हमें पोजीशन एंड एनर्जी जो हमें चाहिए थी उसका कुछ आइडिया लगने लगा। तो यहाँ से क्वांटम मॉडल जो पेपर में आएगा वो शुरू होता है। तो टॉपिक पहले लिख लो, क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। सर उनको अलग से क्वांटम नंबर्स में क्यों क्लासिफाई किया? ताकि एक नॉर्मल इंसान उसे कुछ समझ पाए। अगर हम बार-बार उसे मैथ्स की तरह देखेंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टीज नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उसको सिंपलीफाई करके हमने अंडरस्टैंडेबल वे में उन्हें क्वांटम नंबर्स बोले, क्योंकि लेमन इंसान को ये सब जाना नहीं है मैथ्स में। अगर वो केमिस्ट्री कर रहा है तो शायद उसे मैथ्स ज़्यादा नहीं आती है। तो हम उसे केमिस्ट्री में लाने के लिए सॉल्यूशंस को हमने उसको नाम दिया है क्वांटम नंबर। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। यहाँ से केमिस्ट्री जो करंट डे केमिस्ट्री है क्वांटम नंबर से शुरू होती है। स्क्रॉडिंजर के बारे में दोबारा कभी नहीं मेंशन होगा 2 साल में, पर क्वांटम नंबर्स का हर एक चैप्टर में हर एक कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आएगा। तो अब हमें इस क्वांटम नंबर्स पे ध्यान देना है। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर में फर्स्ट क्वांटम नंबर इज, अच्छा अब नई कहानी शुरू होती है। अब ये इंटरेस्टिंग कहानी, भूल जाओ कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कुछ था। हमें हर्ष या किसी एक इंसान का एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए? एड्रेस। हमारी प्रॉब्लम है, हमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? इलेक्ट्रॉन आज से एक इंसान की तरह है, ठीक है? एक इंसान को ढूंढने की सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं? उसके घर में। उसके घर से ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं? उसके रूम में। घर के अंदर क्या होता है? उसका रूम, है ना? तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक लोकेलिटी है, क्या है? लोकेलिटी। तो सपोज लेट से आदर्श नगर है, ठीक है ना? तो एक इंसान को ढूंढने की एक बड़ा एरिया जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है वो उसकी गली है। वो क्या है? उसकी गली या उसकी रोड या उसकी स्ट्रीट। तो एक गली में उस मिल सकता है। पर क्या गली में वो टेंट लगा के रहता है? नहीं। तो गली में कहाँ रहता है? गली के अंदर एक छोटा एरिया पिन पॉइंट करो, पड़ोसी के घर मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? अपने घर। तो गली में क्या होता है? घर, ठीक है? घर में भी और डिफाइन करें कि कहाँ उसकी चांस हो सकते हैं इंसान को ढूंढने के। अपने रूम में। तो घर के अंदर उसका रूम में 90% चांस हो सकता है कि वो मिल जाए, ठीक है? ये पर 10% चांस होगा कि वो कहीं और घूम रहा है, फिर रहा है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी से हम बात कर सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करनी है ना। हाँ, ये तो नहीं बोल सकते वो पक्का रूम में है। हमें बोलना है कि शायद वो अपने रूम में होगा। अब हमें हर चीज क्या लगा देना है? शायद, ठीक है? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की सबसे ज्यादा एक बड़ा एरिया जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है वो है शेल। वो क्या है? शेल। तो अब हमें पता चला शेल तो बहुत बड़ा एरिया है, हमें उससे छोटे एरिया में आना है, क्योंकि हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा एरिया तो बताएं जहां मिल सकता है। तो शेल के अंदर पाए जाते हैं सब शेल्स। क्या पाए जाते हैं? सब शेल। सब शेल भी बड़ा एरिया है। घर तक आ गए, किस तक आ गए? घर तक। अब घर के अंदर भी हमें एक छोटा एरिया चाहिए, तो वो कहलाता है ऑर्बिटल। क्या कहलाता है? तुम्हें बस यही सोचना है, क्योंकि और कुछ तो हमारे हाथ में है ही नहीं। या तो स्क्रॉडिंजर सॉल्व करो या इसे ऐसे सॉल्व, ठीक है? तो एक ही तरीका है। शेल इज लाइक गली, सब शेल इज लाइक घर, ऑर्बिटल इज लाइक रूम। एक इंसान एक इलेक्ट्रॉन की तरह। ये चलेगा दिमाग में? घुसेगा? तो ये बनाओ जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, what is the subshell? Subshell is a smaller area where electron may be found. Sir, visually? Quantum numbers. हाँ? Sir, visually? Visually अभी हम बात करेंगे। Visually पे आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। तो शेल को हम एक क्वांटम नंबर देते हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? और ये गली वली सब लिखना है खुशी, ठीक है? L और ml जल्दी लिखो। हाँ, शेल उसके हिसाब से एक पाथ था। मेरे हिसाब से वो एक एरिया है। अभी बता, वो शेल की बात अभी हमने बोला था कि शेल नहीं हो सकते, बिल्कुल हरमन ने सही बोला। तो अब शेल पे वापस क्यों आ रहे हैं? अभी बता, ये लिख लो पहले फिर आगे बढ़ो।
So this is ML, the last one. The last one is ML. ML सर ऊपर तो वो n है ना शेल n, ये n वही है शेल का नंबर जो बोर्ड ने दिया था n equal to 1 2 3 k l m n should right, l m l n l m l. तो let us talk about this. अच्छा पहली बात तो ये हरमन का डाउट कि अभी तो हमने बोला कि we cannot have shells due to Heisenberg uncertainty principle कि एक फिक्स्ड पाथ नहीं हो सकता, ये बोला था. तो उसने बोल रहा है कि वेलोसिटी नहीं हो सकती और पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल. शेल तो हो सकता है पोजीशन के बिना शेल कैसे होगा, वो पोजीशन तो देंगे ना कि कहां पे शेल. पर इतने बड़े शेल में हमें एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता. तो तू एरिया समझ गया ना उसको. हाँ तो मैं भी यही समझ. तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ शायद यहाँ, या इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है. बोहर के हिसाब से वो एक पाथ था. वो क्या था? वो पाथ की बाउंड्री थी. मेरे हिसाब से वो बाहर गए. शेल क्वांटम मॉडल में इज नॉट अ पाथ, इट इज एन एरिया. समझ में आई बात? तो शेल, हाँ बोलो, गेट आउट, क्लियर. तो शेल अकॉर्डिंग तो लिखिए, ये पॉइंट लिख लो. शेल इन क्वांटम मॉडल रेफर्स टू एन एरिया not as path described by Bohr, not as path described by Bohr. Shell in quantum model refers to an area, not a path, not a path as described by Bohr. हाँ स्पर्श क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब हमें कुछ नहीं करना. अगर मैं एक लोकेलिटी बना के दूं, तुम उस लोकेलिटी का मैप याद कर लो, तो तुम एटमों का स्ट्रक्चर भी जान गए. तो हम एक लोकेलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो लोकेलिटी बिल्कुल बोर एक एटम की तरह होगी. तो लेट अस थिंक अबाउट एटम. लक्ष्य अभी डाउट आ रहा है? कहाँ से आ रहा है बोलो पक्का? अच्छा, एटम इज लाइक अ लोकेलिटी. एटम किसकी तरह है? और गली क्या है इस लोकेलिटी की? शेल. और घर क्या है इस लोकेलिटी का? सब शेल. और इस लोकेलिटी में जो रूम्स है वो क्या है? ठीक है. तो एक लोकेलिटी क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये मेन रोड है एक लोकेलिटी की मान लो. ठीक है. अब पहली गली n equal to 1. पहली गली का नंबर 1. दूसरी गली n equal to 2. तीसरी गली n equal to 3 और चौथी n equal to 4. ठीक है, हमारे पास 4 गली है. ठीक है. अच्छा, पहली गली में एक ही घर मिलता है. पहली गली में कितने घर मिलते हैं? मैं बता रहा हूँ इसका मैथ, तो तुम पहले सुनो, फिर हम उसको आइटम पे लगाएंगे. पहली गली में सिर्फ एक घर मिलता है, उस घर में सिर्फ एक रूम है. पहली गली में एक घर मिलता है, उसमें एक रूम. दूसरी गली में 2 घर मिलते हैं. 2 घर. एक घर बिल्कुल पहले घर के जैसा है, जिसमें एक रूम है. दूसरा घर के अंदर 3 रूम है. कितने रूम है? 3. दूसरी गली में कितने घर? 2. तीसरी गली में कितने घर मिलेंगे? 3. अच्छा, तुम पैटर्न समझ लो. ठीक है. तो तीसरी गली में एक घर होगा जो बिल्कुल एक कमरे वाला है, और एक और घर होगा जिसपे 3 कमरे हैं. और एक और घर होना चाहिए जिसके अंदर कितने कमरे होने चाहिए? अच्छा, चौथे पे आते हैं. चौथी गली में कितने घर होंगे? पहली गली में पहले कम घर में 1, दूसरी गली में 3, चौथे में 5, चौथे में 7 और चौथे में 7. ये दिस इज द स्ट्रक्चर होगा. मतलब पॉइंट इज दिस कि अब जो हम स्ट्रक्चर है वो ये लोकेलिटी जैसा है. लोकेलिटी का पैटर्न तुमने दिमाग में पैटर्न बना, इस पैटर्न को देखते हैं. तो ये पहली गली में जो पहला घर है ये सस्ते टाइप का घर है. कैसे टाइप का? क्योंकि इसके रूम कितने हैं? एक रूम. तो ये सस्ता घर को सस्ता बोलते हैं, एस. क्या? एस. पहली गली में एक एस घर है, सस्ता घर. सस्ते घर में कितने रूम? थोड़ा सा नेक्स्ट घर है पैसे वाला. कैसा? पैसे वाला.
तो पैसे वाले घर को हम बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? ठीक है। तीसरा घर धांसू पैसे वाला। कैसा है? धांसू पैसे। धांसू पैसे वाले के लिए क्या लेटर लेंगे? डी। ठीक है। और जो आखिरी घर है उसके इतने घर कमरे हैं कि लोग ही नहीं है, बहुत फालतू पैसा है। ऐसा पैसा है फालतू पैसा, तो इसको क्या लेटर देते हैं? तो पॉइंट इज दिस, पहली गली में कितने घर है? एक घर। दूसरी गली में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। पहली शेल में कितने सब शेल है? दूसरी शेल में कितने सब शेल है? ठीक है। पहली शेल में जो घर है उस घर का नाम बताओ, तो तुम बोलोगे फर्स्ट घर का एस घर, फर्स्ट गली का एस टाइप का घर। एस कौन सा था? सस्ता। उसमें कितने रूम थे? दूसरी गली में 2 घर है, उन दोनों का नाम बोलो तो 2S और 2। दूसरी गली में कितने घर हैं? 2। एक का नाम 2S, दूसरे का 2U। अब तुम बताओ। 4S, 4 है ना? ठीक है, समझ आया? तो ये एनालॉजी से चलोगे तो बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया मैंने, बिल्कुल सेम बोला है जो बुक ने बोला है। बुक खोल के देख लो, अभी मैं दिखाता हूँ, सब कुछ यही है। पर अगर हम ऐसे समझेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। लोकेलिटी से समझोगे कुछ तो दिमाग में घुस रहा है ना? तो पहली गली में कितने घर? 1। दूसरी गली में 2, तीसरी गली में 3, चौथी में 4। सिंपल। हर एक घर में एक टाइप बढ़ता जा रहा है और हर एक में रूम्स अलग हो रहे हैं। सर हम जो शेल्स है किस बेसिस पे हम बनाते हैं? तो हमें कैसे पता कि 4 शेल्स है? 4 शेल्स है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। शेल्स की पोजीशन कहाँ से पता चलेगी? साइज। तो साइज कैसे पता सॉल्व होगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके बाद जो चीजें आती हैं उसकी समरी हमें देती है, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे मैथमेटिकली, तो हमें उसको एक दिमाग में पिक्चर बनाना है। तो ऐसे हम बोल स्फेरिकल होता है, इसको स्फेरिकल में दिखाना है। तुम ये कह रहे हो ये मुझे ऐसे स्ट्रेट में लग रहा है, मुझे स्फेयर में देखना है ना? ठीक है, तो स्फेयर में भी देख सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस, ठीक है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पहली प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के आसपास, इसे बोलते हैं 1s। इसे क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर से फिर बीच में इलेक्ट्रॉन, हाँ असली में टर्न, ठीक है। तो पहली सबशेल कौन सी है? 1s। ठीक है। फिर उसके बाद एक एरिया आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, फिर इलेक्ट्रॉन की ढूंढने की प्रोबेबिलिटी फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है। और इस एरिया को बोलते हैं 2s। क्या बोलते हैं? 2s। तो एक एरिया था, पहले एक एरिया था जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, फिर दूसरा एरिया मिला थोड़ा सा बड़ा था, और उनके बीच में एक एरिया था जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था। इसी उसकी वैल्यू नहीं आ रही थी जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उस एरिया में बिल्कुल 0 थी। इस एरिया को हमने बोला नोड। क्या बोला? नोड। नोड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ एम्प्टी। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना, बस उसको उसका क्वेश्चन है, मैं उसको समझा रहा हूँ। अभी हम धीरे धीरे 2p अब इसके बाद है। ठीक है, 2s में मिला, फिर 2p इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी होगी। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ऐसी होगी। एक और बार बता दो। कुछ भी नहीं, देखो कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ठीक है, पहले एक एरिया में मिल रही थी 1s, फिर एक एरिया आया 2s, फिर आया 2p। जब हम टॉपिक खत्म कर लेंगे मैं ये स्फीयर से तब समझा दूंगा। अभी स्फीयर को छोड़ दें, अभी इस पे ध्यान दें। लोकेलिटी में, लोकेलिटी इजी टू गो है अभी के लिए। ठीक है, एक एक करके बनता है ना कंसेप्ट, एक बार में नहीं बनेगा। तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल है, अब कुछ इसी के हिसाब से आंसर लिखते हैं। ठीक है, पहले ये लोकेलिटी बनाओ, पहले बनाओ। दक्ष तुम्हारा स्फीयर से डाउट था या उस स्फीयर ये वाला आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो ये बनाओ पहले।
कोई बात नहीं पेज पे ये पैटर्न से बनाना पड़े बायो में ये पैटर्न से 4 के लिए फिर बहुत सारे ऐसे हैं। टोटल 8 शेल्फ होती है पर घर जो है 4 ही टाइप के होते हैं एक भी तो करेंगे आगे। हाँ हो सकते थे पर हमारे पास 118 एलिमेंट है जो फिल हो जाते हैं एफ तक ये बन गया ये लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p ये वाले पार्ट समझ आ रहा है इसके आगे वाला थोड़ा सा डाउट है कि ये एटम में कैसे आएगा धीरे धीरे ठीक है यहाँ तक नहीं क्लियर है सुबह कृष्णा तुम्हें समझ आ रहा है सर ये जो नाम है एसपीडीएच परमानेंट एसपीडी पर इनका कोई मतलब नहीं है मतलब हमने ना कोई इसकी डेफिनेशन की एस क्या की है हमने लेटर दिए हैं रैंडम पर तुम इन्हें क्या समझो सस्ता पैसे वाला धासु पैसे वाला और फालतू पैसे ठीक है एसपीडी अब सर इसका आगे और क्या होता है? इसके आगे और होते हैं शेल्स होते हैं n equal to 5 6 7 8 8 तक जाते हैं मैक्सिमम शेल्स पर उसके आगे टाइप ऑफ घर नहीं बनते क्योंकि वो घर बहुत महंगे हो जाते हैं जी टाइप का जो घर होगा बहुत महंगा होता है तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है तो वहाँ पे कोई घुसता नहीं पर फिफ्थ का एस फिफ्थ का पी फिफ्थ का डी होगा सिक्स का एस पी डी और एफ होगा एस एफ तक जाते हैं आगे बढ़ जी किसी का नहीं। जी किसी का भरा ही नहीं ठीक है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही फालतू पैसे हैं। ठीक है अच्छा तो अब बात सुनो मेरी बात अगर मैं इसी से कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो तुम आंसर ऐसे देख पाओगे विदाउट इवन थिंकिंग देखो कैसे अरे इलेक्ट्रॉन फिलिंग जानना चाह रहे हो पहले या ये कुछ क्वेश्चंस कराओ चलो क्वेश्चन पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल अच्छा मेरी बात सुनो तुम्हें ऑर्बिटल को क्या सोचना है और शेल को क्या सोचना है उसी से आंसर निकालो थर्ड ऑर्बिटल को क्या मानना है और शेल को गली है ना तो एक्चुअली हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द थर्ड गली राइट तो इसका आंसर देखते हैं थर्ड गली में एक ये चार और 7 11 सॉरी 5 4 और 5 9 हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन दी थर्ड शेल 9 तुम्हें प्रूव करना है प्रूव भी कर सकते हैं एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 मतलब भाई बहन को एक रूम शेयर करना ही पड़ता है पर वो दोनों मैच नहीं खाते दोनों इंसान बहुत दूर दूर के हैं तो वो एक कहते हैं तू उस कोने में रही हो मैं इस कोने में रहूंगा और रूम तो शेयर करना ही है तो एक इस कोने में रहता है और दूसरा इस कोने में मतलब एक साइड पे घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा दूसरी साइड पे तो वरना वो एक साथ रह नहीं पाएंगे ठीक है तो एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये याद रहेगा ठीक है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेकंड शेल 8 एक पहले हमने रूम निकाले रूम कितने थे 4 1 2 3 4 रूम थे 4 रूम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे डबल क्योंकि एक में कितने रहेंगे 2 तो 4 में कितने रहेंगे 8 अच्छा फर्स्ट में कितने थे के शेल में कितने आए देखो फर्स्ट शेल में कितने आए 2 सेकंड शेल में कितने आए थर्ड में कितने आए
कुछ स्ट्राइक किया ऐसा हाँ, कुछ? क्या? 10th में पढ़ा था बोर मॉडल क्या स्ट्राइक किया? बोर मॉडल बोर मॉडल KLM शेल। तो बोर क्या अल्टीमेटली गलत था? दो शेल कौन से? 2 8 8 वो फिल क्यों होते हैं उसका भी जवाब क्वांटम में मिलेगा। हम ये बोलते थे 2 8 18 पर फिल कैसे होते थे? 2 8 8 है ना। हम बोलते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब भी हम देंगे क्वांटम में कि वैसे तो उसके अंदर 2 8 18 आ सकते हैं पर फिल होते हैं 2 8 8। उसका जवाब भी मिलेगा थोड़ी सी देर में। तो पॉइंट इज दिस, तुम देख रहे हो सिमिलैरिटीज, क्या ये लोकेलिटी तुम्हारे आंसर दे पा रही है सारे? ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें आ गए 8, इसमें आ गए 18, ऐसे 4 में आएंगे 32 आएंगे, 2 8 18 32। ठीक है, ये लोकेलिटी याद करके आओगे, कुछ क्वेश्चन दे दो इससे जो सॉल्व होंगे। तो हाउ मेनी क्वेश्चन लिख लो आप। अभी है 5 मिनट, 1 मिनट और 2 मिनट। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे? 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे जाते थे? 2 8 ऐसे जाते थे ना। ठीक है, अच्छा अब 10 ये था बोहर मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन। किसकी? तो बोहर शेल की सही दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए वैलेंसी वगैरह सब कुछ सही आ गया। बोहर मॉडल से ही हमने वैलेंसीज करी है, सब कुछ किया है। तो बोहर मॉडल क्यों सही था? तुम पूछते हो कि बोहर मॉडल क्यों पढ़ते हैं इतनी डिटेल में? क्योंकि वो आधा सही है, आधा सच है कि नहीं है ना। पर अब जब हम क्वांटम मॉडल में आ गए तो हमें ये 2 जो गए हैं और 8 जो गए हैं उनकी एक्चुअल में बताने की, एक्चुअल में कौन से सबशेल के कौन से रूम में बैठे हैं। तो उसको करने के लिए तो कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कंजूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंजूस। तो सस्ता घर पहले लेनी है, पैसे वाला सस्ता, फिर पैसे वाला, फिर धासु पैसे वाला। SPDF जो है ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग है। SPDF S सबसे कम एनर्जी लेता है, P उससे ज्यादा, D उससे ज्यादा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम जाते हो घर पे, घर से पैसे लिए और उड़ाते हुए चले, ऐसे होता है? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस। तो उसे उतनी ही एनर्जी स्पेंड करनी है जितनी उसके पास, हाँ, जितनी रिक्वायरमेंट है। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है नहीं और उसे देनी है। सबसे पहले वो उधर जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को मैं एरो से बनाऊं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा? फर्स्ट शेल में जाएगा। किस में जाएगा? फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल है? S। और उसमें कितनी पोजीशन ले लेगा? 1। तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल के S सब शेल में कितनी पोजीशन ले ली? 1। समझ में आएगा? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन तुम कर सकते हो, 1s2, क्योंकि भाई बहन को पहले रूम शेयर करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट शेल में जाने में क्या पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे? जब एक शेल खुला हुआ है उसी में जाएंगे जितना न्यूक्लियस के पास होता है एनर्जी का। तो लिथियम पे आता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 भरा हुआ है, 1 में s2 भरा हुआ है। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में 1। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो? कंप्लीट करो, करो, सोडियम तक करो, जैसे जब कॉन्फ़िगरेशन 2 10 की करते हैं तो 2 8 में 2 क्यों लिखते हो? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं ना सर। हाँ, पहला मैं बोला सस्ता घर पहले खुलता है तो इलेक्ट्रॉन P में नहीं जाएगा, पहले वो कम एनर्जी वाले में जाएगा। कम एनर्जी किसमें? S। और S में एक ही घर में एक कमरा ले लेगा, एक ही तो चाहिए था। एक दो तो इसमें जा चुके थे उसके, एक ही तो बचा था। 3 होते हैं लिथियम में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 2 इधर बैठे हैं तो एक इधर आ गया। तो 1s में 2 और 2s में 1। दोबारा बताऊं, देखो ना, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका 1 के s में एक पोजीशन लेता है, 1s1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 कहां तक फिल होंगे? 1s2 में। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 1 2, क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन इस रूम में आ सकता है? नहीं, तीसरे को कहां जाना पड़ेगा? सेकंड शेल में। हां, क्यों नहीं आ सकता इसमें? एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 ही जगहें हैं। स्टोरेज इक्वेशन से एक रूम में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और वो तब भी जब वो दोनों उल्टा घूम रहे हो। तो
सर दोनों सस्ते कमरे भर गए तो वो कैसे मैनेज करेंगे बेसिस अब ये भर गया, पर अभी भी तीसरे, अच्छा जो चौथा है वो कहाँ जाएगा? पहले शेयर करेगा, सस्ता ही भरेगा जब तक सस्ते में जगह है। तो बेरिलियम की क्या होगी? 1:2:2s। सर बोरोन की क्या होगी? अब यहाँ तक फिल हो गया, तो अब वो कौन सा कमरा खोलना है? E1 2p 2p। 2p1 तो कॉन्फ़िगरेशन बताएगा मुझे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। 5 एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। अच्छा पहले शेल में कौन सी? 1s2 1s था। 1s में कितनी जगह थी? 2। कितने भर गए? 2। सेकंड शेल में नहीं, आप सिर्फ ये बोलेगा स्पर्श। सेकंड शेल में कौन सा घर है? s और p। s और p में से कम एनर्जी किसमें लगती है? कम एनर्जी किसमें लगती है? s वाले में। s में कितनी जगह है? 2। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अभी एक और भर दिए। अब कौन से में जाए? p। कौन सा p? 2p। 2p, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे कार्बन कर लोगे? 1s 2s2 2p तो नाइट्रोजन में 2p3 हो जाएगा 2p3 2p4 2p5 2p6 तक जाएगा। करो सोडियम तक। 2p6 है पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कहां तक आ गए हम? फ्लोरीन तक आ जाओगे तुम। 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। 5 है 2p5। नियॉन विल बी 1s2, हाँ तुम वो कर लोगे। 2s2 2p6। नियॉन कैसी गैस होती है? सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नोबल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती थी? दैट देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट। सेकंड शेल क्या कंप्लीट हो गया नियॉन के साथ? सेकंड शेल 6 पूरे हो गए। इसके आगे अब नोबल गैस के बाद कौन सा घर खुलेगा? थर्ड शेल का s घर। तो सोडियम जाएगा 3s1, सर हो ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करके आएंगे ऑक्टेन आर्गन 18 और कुछ क्वेश्चन लिख लो जल्दी से लास्ट। आपने लिखा था हाउ मेनी ये समझ आया आपने? कॉन्फ़िगरेशन ये आगे नीचे कच्ची पीस कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं है किसकी? रुक जाएगी बात। तो 10 मिनट हो समझ आ गई? कॉन्फ़िगरेशन किस को नहीं आई है? एक रूम सर ये ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फोर्थ शेल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फोर्थ शेल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फोर्थ शेल? ठीक है, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी सबशेल्स are possible? How many subshells are possible in the shell number 3? Shell number 3. Next, how, in which shell does the P subshell first appears? In which shell does the P subshell first appears? How many orbitals? Next question. How many orbitals are there in the fourth shell? How many orbitals are there in the fourth shell? और तुम्हारे दिमाग में कभी कंफ्यूजन आएगी ऑर्बिटल क्या है, शेल क्या है, सबशेल क्या है? सर ने बताया नहीं,
तो इन सबका कोई मतलब भी नहीं है, ये एरिया है, ठीक है, एरिया माने सबसे बड़ा एरिया क्या होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, शेल, उससे छोटा एरिया, उससे छोटा एरिया ऑर्बिटल, तो इट इज जस्ट एरिया। हाँ मेरी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन, क्या लिखा था, क्वेश्चन। तो एक तो 20 तक एटॉमिक नंबर और ये 4-5 क्वेश्चन ये करके आएंगे।